It's Monday, and finally, it's the day when we upload solutions of the assignment of class 12th that we posted last week. So last week मैंने जो assignment post की थी class 12th की, आज मैं उसके solutions देने वाली हूँ. So without any further ado, we'll just move into the video. लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को like करना है ना. आपको मैं नहीं अच्छी लगती, आप dislike करो यार वीडियो. That's completely fine. But at least show some engagement. And मुझे dislike करने के लिए भी आपको channel को subscribe करना पड़ेगा. नोटिफिकेशन बेल हिट करनी पड़ेगी ताकि लाइक या whatever you want to do you can just do. So please keep sharing the videos, keep liking if you are actually genuinely getting any value addition from the content. So thank you so much everybody for showing so much of love, and I'll now share the screen and let's move to the solutions. And I think these are the solutions of previous week's assignment. Guys, keep doing it. ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है. लिटरली असाइनमेंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगी. एंड में आते आते आपके पास इतना ज्यादा क्वेश्चन बैंक होगा, इतने सारे सॉल्यूशंस होंगे, आपको ही हेल्प होगी इस चीज की. सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या था मनी एंड बैंकिंग से. द रिजर्व बैंक हैज डिक्रीज द रेपो रेट बाय 50 basis points. Which of the following is the most likely immediate impact on the economy? So 50 basis points से RBI ने रेपो रेट डिक्रीज किया है. जैसे ही रेपो रेट डिक्रीज होता है तो रेपो रेट डिक्रीज होने की वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पे आपके मनी सप्लाई जो आपके लोगों के पास ना पैसा पहुंचेगा. मैं हमेशा कहती हूँ पैसा देना पैसा लेना. रेपो रेट डिक्रीज करने का मतलब है आप कह रहे हो लोगों को कि पैसा हमसे ले लो, एंड पैसा ले लो से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इमीडिएटली. तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, उसके बाद जो इंक्रीज होगा बट जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा वो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू दी. एंड मैंने ना पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक है. टेलीग्राम में आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं. ऑल्दो मैं सॉल्यूशंस की पीडीएफ नहीं देती हूँ बिकॉज हम ऑलरेडी वीडियो बना रहे हैं. अगर आपको चाहिए यू कैन स्पेशली रिक्वेस्ट एंड आई विल अपलोड द वीडियो. बट यू कैन सी मैंने एग्जाम्पल भी दिए जानबूझ के. नीड नॉट लाइक 1 mark क्वेश्चन है, आपको जरूरत नहीं है, बट आपके लिए हमेशा मैं कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन 1 mark में ना आके 3 mark 4 mark या 6 mark में आ जाता. तो आपको कोई ना कोई केस स्टडी मेंशन करोगे, इट विल ऑलवेज बी इन योर बेनिफिट. ओके, सो yeah, that's it. Let's move on to the second question. Suppose the hypothetical economy में marginal propensity to consume is 0.8. MPC कितना है आपका? 0.8. The government increases its spending by 1,000 rupees. Spending increase कर दी गवर्नमेंट ने, जी increase कर दिया by 1,000. What will be the total increase in the income? Total increase income में क्या होगा? ठीक है, सो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग इंक्रीज करी है, मल्टीप्लायर फॉर्मूला लगा लो. मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या है आपका? 1/1 माइनस MPC, यानी 1/1 माइनस 0.8 विच इज 1/0.2 यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 5,000. सो यहाँ 4,000 गलत है गाइज, आंसर डी होना चाहिए, इट शुड बी 5,000. ऑल राइट, so yeah, I think there's some technical error, but let's leave it. Then explain the concept of inflationary gap with the help of a diagram. अब मैंने diagram नहीं include करा है, diagram मैं आपको बना के दिखाऊंगी अभी वीडियो में. लेकिन inflationary gap क्या होता है everyone? When your aggregate demand exceeds the aggregate supply at the full employment level. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका AD है, आपका नॉर्मली AS ऐसे होता है 45 डिग्री लाइन, AD है, और ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है. लेकिन अब एक्चुअल डिमांड इकोनॉमी में और भी ज्यादा हो रही है, और ज्यादा जब एक्चुअल डिमांड हो रही है आपकी, तो इतना वाई होना चाहिए. लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा तो आउटपुट बढ़ ही नहीं सकता, लोग ही नहीं है ना काम करने को, हो ही नहीं सकता. तो अब क्या होगा, आउटपुट इतना ही रहेगा अगर, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है. तो एडी, क्योंकि एक्चुअल एडी बहुत ज्यादा है, तो आपको प्राइस इंक्रीज करने पड़ेंगे, और इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं एवरीवन. ठीक है, सो या दैट इज द इन्फ्लेशनरी गैप. एंड एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, मेरा काम था आपको समझाना. पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू अमेरिका एक्सपीरियंस द इन्फ्लेशनरी गैप ड्यू टू हाई डिमांड एंड लिमिटेड सप्लाई कैपेसिटी. क्योंकि वर्ल्ड वॉर होने के बाद प्रोडक्शन, सप्लाई चेन सब अफेक्ट हो गई थी, बट डिमांड, एक्चुअल डिमांड बहुत ज्यादा थी. फुल एम्प्लॉयमेंट, जितने रिसोर्सेज थे उनको फुल्ली एम्प्लॉय भी कर दिया था, तो भी डिमांड उससे बहुत ज्यादा एक्सीड करी थी, जिस वजह से इन्फ्लेशनरी गैप देखने को मिला था. एन एग्जांपल इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग. यू नो, एग्जामिनर वुड फील आपको कितना आता है. सो दैट इज अ वैल्यू एडिशन. डिस्कस द मेजर्स दैट the government can take to reduce fiscal deficit. Fiscal deficit क्यों होता है? सबसे पहले total expenditure minus total borrowing excluding total receipts excluding borrowing. तो आपको अगर borrowing include ही नहीं होती तो उसे तो छोड़ दो. टोटल रिसीट या तो अपनी बढ़ा लो या एक्सपेंडिचर कम कर लो अगर आपको फिस्कल डेफिसिट कम करना है. अब एक्सपेंडिचर कम कैसे कर सकते हो? एक्सपेंडिचर रिडक्शन हो सकती है
रेवेन्यू एनहांसमेंट हो सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट हो सकती है, इंप्रूव इन पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी, एंड यू कैन रीड व्हाटएवर इज ऑन द स्क्रीन. इसको और थोड़ा क्रिएटिवली लिख लो. India's recent budget measures include nationalizing subsidies and increasing disinvestment targets to manage fiscal deficit. All right. Then there's a 6 marker. Explain the process of money creation by commercial bank. Explain how money multiplier works. सो मनी क्रिएशन कैसे होता है? कमर्शियल बैंक को जो डिपॉजिट मिला, कमर्शियल बैंक उसका कुछ परसेंट रिजर्व रखती है, फॉर एग्जांपल 20%, बाकी का 80% लोन में दे देती है. हम अज्यूम करते हैं कि देयर इज वन बैंक ऑल टुगेदर जहाँ पे जिसको वो लोन भी देते हैं वो भी जाके वहीं डिपॉजिट कर देता है, विच इज वाई वो 20% फिर उसका रख लेती है एंड बाकी का 80% दे देती है लोन में. एंड दिस इज द मनी क्रिएशन प्रोसेस. एंड यू कैन रीड बाय मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर क्या है? इज द रेशियो टोटल मनी सप्लाई आपका कितना है एंड मॉनेटरी बेस कितना है. सो आपको ये पता होना चाहिए. एंड मनी मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन रिजर्व रेशियो. तो अगर रिजर्व रेशियो बैंक को 20% रिजर्व रखने हैं यानी 1/0.2, यानी आपका 5 मनी मल्टीप्लायर हो गया, यानी जितना डिपॉजिट्स आएंगे उसका 5 टाइम्स हम मनी क्रिएट करेंगे. ठीक है. सो या एग्जाम्पल भी दिया है. देन लेट्स मूव ऑन टू द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Which among the following is a non-institutional source of credit in rural areas? So rural areas में कौन सा non-institutional? It is NABARD, no. Commercial bank, money lenders non-institutional होते हैं. ठीक है. Then which of the following is not a part of sustainable development goal? Sustainable development goal, industrial. Sustainable development है तो obviously no poverty ये उसका गोल है, जीरो हंगर उसका गोल है, क्लाइमेट एक्शन गोल है, सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ उसका गोल नहीं है. ठीक है. You can always read. Then explain the concept of human development index. Human development का index का concept क्या है and उसके components क्या है? So HDI is a composite index measuring average achievement in 3 basic dimensions of human development, यानी health, life expectancy, education, and your school expected years of schooling, standard of living. So ये चीज होती है. ठीक है. एंड यू कैन रीड द एग्जाम्पल. हमने कंपोनेंट बता दिए, थोड़ा और डिटेल रिक्वायर्ड होगी इसमें, मैंने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करा है. लेट्स सी कितने मार्क का. 3 मार्क का था फिर तो ठीक है. ठीक है. डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन रूरल डेवलपमेंट. सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं टू द लो इनकम इंडिविजुअल्स. और फिर क्या करते हैं? जिनके पास बैंकिंग सर्विस की एक्सेस नहीं है, ठीक है, जो उन्हें लोन देते हैं, सेविंग्स, इंश्योरेंस एंड फंड ट्रांसफर. सो किस किस में हेल्प करते हैं? प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावर करते हैं वुमेन को, एंड रिड्यूस करते हैं पॉवर्टी. केस स्टडी भी है. द ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश फाउंडेड बाय मोहम्मद यूनुस has been instrumental in rural development by providing micro loans to poor, particularly women. So हमने एक केस स्टडी, एक एग्जांपल लेके बांग्लादेश का बताया कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कैसे हेल्प कर सकता है. All right, let's move on to the final question of the day. Analyze the impact of liberalization on Indian economy. Mention any 2 positives and 2 negatives of globalization. ठीक है. सो लिबरलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, बिकॉज ऑब्वियसली लिबरल करना मतलब रेगुलेशन हटाना, एफडीआई इनफ्लो हो गए थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगी थी. नेगेटिव इम्पैक्ट्स कहीं ना कहीं थे, लेकिन हमें यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में इम्पैक्ट. ओके, इम्पैक्ट दोनों तरह के हो सकते हैं. नेगेटिव थे, इनइक्वालिटी भी बढ़ी थी, वल्नरेबिलिटी हो गई थी टू ग्लोबल शॉक्स. इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखो, अब मार्केट एक्सेस इंक्रीज हुई, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, अच्छी बात है, पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ, हमारा कल्चर का इरोजन हुआ एंड एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ. आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको कुछ याद आ रहा है, एंड यू कैन ऑलवेज सेंड योर आंसर इन द टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में है, उसी में पीडीएफ डालती हूँ मैं, उसी में आप अपने आंसर्स लिखो, एंड जो भी सही होगा या जो भी मुझे लगेगा कैसे इंप्रूव हो सकता है, डेफिनेटली हेल्प यू. अभी मैं ये वीडियो बना देती हूँ, बट और आंसर प्रेजेंटेशन टेक्निक मुझसे सीखनी है तो बेटर है अपना आंसर लिख के भेजो, ताकि मैं बताऊं कि वो क्या अच्छा है क्या नहीं है. And Telegram pe we can any day connect interpersonally, so it's great that if you access Telegram and make the most out of it. So I think that's it for the day, and thank you so much, and please keep attempting the assignments, and I'll see you tomorrow with a new assignment. Till then, take care everyone, and bye bye.